नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव अभी और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं सबसे सनसनीखेज क्राइम सीरीज दहशत लेकर। जैसा कि आपको नाम से ही साफ हो रहा होगा कि दहशत में हम अब अपराध और अपराधियों की कुंडली जारी करेंगे। उनसे जुड़ी हर पहलुओं की वो सच्चाई आपको बताएंगे जो यकीनन आपको पता नहीं होगा। जब इस क्राइम सीरीज की शुरुआत की बात चली तो हमने ये फैसला किया कि ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि हमें इसके लिए चुनने थे ऐसे मुद्दे जो आपके लिए जरूरी हो और जानदार। तो पहले एपिसोड के लिए हमने चुना एक ऐसा मामला जो आपसे और हिंदुस्तान के मौजूदा हालात का सबसे जरूरी विश्लेषक मामला है। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर क्यों मोदी सरकार में बंद हो गए शहरों में होने वाले सिलसिलेवार बम धमाके। आपको याद होगा 6 साल पहले कैसे हर कुछ महीने या साल में किसी न किसी बड़े शहर आतंकियों के सीरियल बम धमाकों से दहला करते थे। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर पंजाब, कोई भी सूबा ऐसा नहीं था जहां ये आतंकी दहशत फैलाने में कामयाब ना हुए हों। इन सिलसिलेवार बम धमाकों में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। आलम ये था कि छोटे शहरों में रहने वाले लोग बड़े शहरों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से भी कतराने लगे थे। लेकिन एक तरफ वो तमाम खौफ के मंजर, दूसरी तरफ साल 2014 के बाद से इन सब पर अचानक ब्रेक लग जाना। शायद आपको भी ये वजह समझ में नहीं आई होगी, हमें भी नहीं आई थी। इसलिए हमने इस पर किया लंबा रिसर्च और कई रक्षा विशेषज्ञों से हमने जानकारी जुटाई, उनसे बात की। तब हम जिस वजह को समझ पाए वो आपके सामने हम आज रखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये मोदी के 56 इंच के सीने का कमाल है तो ये गलत है। ये दरअसल उनकी एक बेहतरीन कार्यशैली का नतीजा है। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि आखिर ये बम धमाकों को आतंकी अंजाम देते कैसे थे। तो इसे समझने के लिए आपको समझना होगा इंडियन मुजाहिदीन को। इंडियन मुजाहिदीन यानी IM, उसने साल 2007 में मीडिया के जरिए भारत में अपनी उपस्थिति का ऐलान किया था। इंडियन मुजाहिदीन खुद को पहले भारतीय इस्लामिक आतंकी संगठन के रूप में पेश करता है। IM ने अपने कैडर के तौर पर विदेशी रंगरूटों के बजाय हमेशा स्थानीय मुस्लिम आबादी को तरजीह दी। जांच एजेंसियों के मुताबिक IM उन कई आतंकी संगठनों में से एक है जिसकी स्थापना सिमी के सदस्यों ने की थी। IM के ज्यादातर आतंकी पहले छोटे स्तर के कार्यकर्ता के रूप में सिमी में भर्ती हुए थे। सरकार ने जून 2010 में IM को आतंकी संगठन घोषित करते हुए उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। IM का जन्म इसके बाद होता है। साल 2000 में कर्नाटक के भटकल कस्बे में इसकी शुरुआत हुई। इसका नाम अरबी से लिया गया शब्द उसाबा था, जिसका मतलब जनसमूह होता है। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लोग शामिल हुए थे, जिनका मेन टारगेट, मुख्य लक्ष्य इस्लाम के सिपाही बनकर भारत के खिलाफ जिहाद शुरू करना था। बताया जाता है कि सिमी, जिसे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता था, उससे जुड़े लोगों ने ही IM को बनाया और फंडिंग देने की शुरुआत कर दी। IM अपने शुरुआती दिनों में बांग्लादेशी आतंकी संगठन हरकत उले इस्लामी की मदद से आसिफ रजा कमांडो फोर्स नाम से जो शुरू हुआ था उसे बाद में IM में तब्दील किया गया। जांच एजेंसियों ने यह भी माना कि IM ने कथित तौर पर अपना पहला हमला साल 2002 में कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर किया था। इस हमले के बाद उसाबा खत्म हो गया और आमिर रजा खान, इकबाल भटकल और रियाज भटकल ने मिलकर IM की शुरुआत की। साल 2003 से 2005 के बीच IM सबसे ज्यादा एक्टिव रहा। उसने IED के इस्तेमाल से कई जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जोरदार धमाके किए। कथित तौर पर IM के ही संदिग्ध शाहनवाज और आरिफ ने 23 फरवरी 2005 को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 2 धमाके किए थे। साल 2008 में दिल्ली के बटला हाउस में पुलिस ने आतिफ अमीन का एनकाउंटर कर दिया। दिल्ली पुलिस का आरोप था कि आतिफ ने ही जुलाई 2005 में श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम रखा था, जिससे जौनपुर के पास हुए धमाके में 13 लोग मारे गए। अब समझिए पैटर्न को। IED और दूध की खाली कैन को इस्तेमाल कर
ये धमाके किए गए और यही आईएम का सिग्नेचर मार्क माना जाने लगा। हालांकि रांची और पटना में धमाकों के लिए जिलेटिन की छड़ों का भी इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और राजस्थान एक्सप्लोसिव लिमिटेड से डेटोनेटर और केमिकल्स खरीदे जाते थे। इसके बाद दूध की खाली केन, सूटकेस, प्रेशर कुकर और टिफिन बॉक्स में इन बमों को बनाया जाता था। ये बम देखने में बेहद सामान्य लगते थे, लेकिन भीड़ भरी जगहों के लिए बहुत घातक थे। आईडी के जरिए एक से ज्यादा धमाके करना बहुत आसान था, जिससे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ये वो दौर था जब बम धमाकों को रोक पाना हिंदुस्तान के लिए बड़ी चुनौती थी। दहशत के बीच हिंदुस्तान में एक नया सवेरा होता है, यानी सत्ता में मोदी सरकार आती है और फिर अचानक न सिर्फ बम धमाकों पर ब्रेक लग जाता है, बल्कि आतंकियों का सफाया होने भी शुरू हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो मोदी सरकार के आते ही बम धमाके बंद हो गए? इसका जवाब भी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले बात खुफिया इनपुट्स की बताते हैं, क्योंकि हर देश में उसके खुफिया इनपुट्स की वारदातों को टालने में ये बहुत मददगार होते हैं। हिंदुस्तान में मोदी सरकार के पहले की सरकारें इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया करती थी। ऐसा नहीं है कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन इस पर फौरी एक्शन तब तक नहीं हुआ करता था। वजह यह थी कि 10 में से 8 बार इनपुट्स के हिसाब से कोई खतरा नजर नहीं आता था। हो सकता है आतंकी प्लान बदल दिया करते होंगे या फिर जानकारी दुरुस्त नहीं होती होगी, लेकिन वजह यही थी कि सभी इनपुट्स को गंभीरता से लेना कम कर दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार में हर इनपुट पर एक्शन की शुरुआत की गई। नतीजा, आतंकियों की हर गुंजाइश को मात दिया जाने लगा। दूसरी वजह रही सूचना का आदान प्रदान। मोदी सरकार से पहले तक तमाम विभाग अपनी जानकारी, अपनी कार्यशैली के हिसाब से काम करते थे। इससे कई बार सामंजस्य का अभाव पैदा होता था और आतंकियों ने इसका पूरा फायदा हर वक्त उठाया। मोदी सरकार के आने के बाद तमाम विभागों ने अपनी जानकारियां एक दूसरे से साझा करना शुरू किया। इसके लिए पर्याप्त सिस्टम तैयार किए गए। नतीजा सकारात्मक रहा। मोदी सरकार से पहले हिंदुस्तान में स्लीपर सेल का नेटवर्क बहुत मजबूत था, लेकिन मोदी सरकार में जब बड़े आतंकी कमांडरों का सफाया हुआ और नोटबंदी के बाद से आतंकियों की फंडिंग बंद हुई, तो स्लीपर सेल का नेटवर्क पूरी तरह बर्बाद हो गया। जो बचे खुचे थे उन्हें दूसरे आतंकियों से पूछताछ के आधार पर पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया, यानी आतंकी कमर टूट गई। मोदी सरकार ने आतंकियों के खिलाफ माइक्रो टारगेट पर एक्शन की शुरुआत की, जो बहुत नया प्रयोग था। इसका मतलब यह था कि सटीक लोकेशन को ट्रेस करना और फिर एक्शन लेना। अब यहाँ कुछ लोग पुलवामा, उरी और पठानकोट हमलों का जिक्र भी करेंगे जो मोदी सरकार में हुए, तो हम वो भी आपको साफ करते और बता दें। उरी, पुलवामा और पठानकोट हमले सेना के कैंप पर हुए, जो आतंकियों की बौखलाहट थी। वो सीमा पार से दाखिल हुए और नजदीकी आर्मी कैंप पर धावा बोल दिया, क्योंकि उन्हें शहरों तक पहुंचने से पहले मारे जाने का खौफ था। इसलिए जब तक उन तक उनकी मौत पहुंचती, उससे पहले उन्होंने सेना पर हमला करके अपना काम पूरा कर मौत को गले लगाना बेहतर समझा। लेकिन यकीन मानिए, जो व्यवस्थाएं अब हमारे देश में हैं, उससे ये तय है कि अब हमारे शहर सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, हमारा पूरा देश सुरक्षित है। तो क्राइम सीरीज दहशत में आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।